हाँ जी, तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता था? ओम्स लॉ कहता था वी आई ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ क्या कहता था? वी आई ग्राफ जो है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। और कहां से पास होना चाहिए? ओरिजिन से। ये कहता था ओम्स। क्या देखते हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं ओम्स लॉ को, ये चेक करते हैं अब अपने। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट फॉर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर के केस में देखिए क्या होता है। तो कंडक्टर के केस में जब हम V को इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर के केस में जब हम V को इंक्रीज करते हैं मींस पोटेंशियल या वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट बढ़ता है। V इंक्रीज किया करंट बढ़ गया, V इंक्रीज किया करंट बढ़ गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो कंडक्टर क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। कंडक्टर क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। बिकॉज हीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 10th क्लास में करके आए हैं आप, आई स्केयर आर टी होता है, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो आई बढ़ रहा है जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट भी आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। अब जब कंडक्टर हीट हो जाता है उसका टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हम 2-3 लास्ट वीडियो से हम यही करते आ रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है तो उसका क्या होगा? करंट का तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। मेरे कहने का मतलब है कुछ टाइम के बाद क्या होने वाला है, जैसे सपोज के लिए मैंने V को 5 किया और करंट भी कितना हो गया? 5 हो गया। मैंने V को 10 किया, करंट भी कितना हो गया? 10 हो गया। और मैंने V को 15 किया, करंट भी कितना हो गया? 15 हो गया। V को 20 किया, करंट भी कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखना, मैंने V को 25 किया, कंडक्टर हीट हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया जिसके कारण रेजिस्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब करंट बढ़ेगा तो सही, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से पहले बढ़ रहा था। अब करंट कितना हो गया? 23 हो। ये देखिए फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? 20 से 20 हो रहा था, 25 से कितना रह गया? 23 रह गया। उसकी बढ़ने की स्पीड V के साथ साथ कम होगी, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, आगे 30 हो गया, ये 23 हो गया, और ज्यादा गर्म हो गया, करंट और बढ़ गया, यहाँ से और ज्यादा गर्म हो गया, और ज्यादा हीट हो गया, जिसके कारण रिलैक्सेशन टाइम और कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, तो करंट और कम हो जाएगा। जब करंट और कम हो गया तो कितना रहेगा? ये 25 रहेगा। बड़ा तो है लेकिन उस प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ा, उस स्पीड से नहीं बढ़ा जिस स्पीड से पहले बढ़ रहा था। तो क्या होने वाला है इसका ग्राफ? यस, ये ग्राफ यहां से यहां तक तो गया, उसके बाद क्या होने वाला है? जैसे मैंने V बढ़ाया, I उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा, V के बढ़ने की स्पीड ज्यादा है, तो थोड़ा V की तरफ झुका दीजिए। यस, जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। ग्राफ होना कैसे चाहिए था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? स्ट्रेट लाइन। बट चला कैसे गया? ऐसे, V बढ़ गया, I नहीं बढ़ा। I मतलब I बढ़ा, बस उसकी स्पीड कम थी बढ़ने की। ठीक है, तो V की तरफ झुक गया। अब देखिए क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। दैट मींस कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ को सिर्फ यहां तक ही फॉलो कर रहा है, उसके बाद फॉलो नहीं कर रहा। तो
जो अपने पास कंडक्टर्स हैं, ओके, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। दैट इज द लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि उसकी लिमिट कहां तक थी, इसकी लिमिट बस यहां तक ही है। जब वो हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद वो फिर वो ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। तो कंडक्टर का केस हो गया। सेकंड केस पे चलते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर वी आई ग्राफ, देखिए बड़े ध्यान से, इस साइड भी ग्राफ बनाएंगे हम, इस साइड भी ग्राफ बनाएंगे। इस साइड जो ग्राफ होगा वो होगा फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा? फॉरवर्ड बायसिंग। पता नहीं अभी तक क्या है आपको ये फॉरवर्ड बायसिंग। और इस तरफ जो ग्राफ होगा वो रिवर्स बायसिंग का ग्राफ होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार ओम्स लॉ की लिमिटेशन करनी है। इस ग्राफ को कंप्लीट हम समझेंगे, इस ग्राफ को कंप्लीट हम समझेंगे कहां पे जाके? सेमी कंडक्टर चैप्टर में जाके कंप्लीट, बिल्कुल एक वन स्टेप, बिल्कुल कैसे आएगा ग्राफ सारा समझेंगे। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, देखिए बड़े ध्यान से। सेमी कंडक्टर कैसे होता है? एक साइड होता है P और एक साइड होता है N, ये डायोड्स होते हैं। P में होल मेजॉरिटी होती है और N में नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। बताया था ना, सेमीकंडक्टर में दो के कारण करंट बनता है, होल्स के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो सेमीकंडक्टर में जो P टाइप है वो होल की मेजॉरिटी होती है और जो N टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। तो P टाइप के साथ हम पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं और N टाइप के साथ हम निगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं। N टाइप के साथ हम निगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं और P टाइप के साथ हम पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये होती है जो बाइसिंग, इसको बोलते हैं, इस सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करना, इसको बोलते हैं बाइसिंग। इसको बाइसिंग बोला जाता है और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक। अगर P को हम पॉजिटिव के साथ और N को हम P को हम निगेटिव के साथ और N को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें, N को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें, तो बाइसिंग कौन सी होती है? रिवर्स बाइसिंग होती है। P को पॉजिटिव के साथ, N को नेगेटिव के साथ, फॉरवर्ड बाइसिंग, सीधा सीधा फॉरवर्ड। P को पॉजिटिव को N के साथ, नेगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ, देन रिवर्स, उल्टी बाइसिंग। जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो उसका ग्राफ क्या आता है? उसका ग्राफ आता है ये, उसका ग्राफ आता है ये। और जब हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं उसका ग्राफ क्या आता है? ये ग्राफ जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग का है और ये जो ग्राफ है ये रिवर्स बाइसिंग का है। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। तो देखिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो VI ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। दैट मींस सेमीकंडक्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। कंडक्टर आफ्टर हीटिंग फॉलो करना बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वाटर वोल्टमीटर पे। जो हम इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ही करते हैं, वाटर वोल्टमीटर का जो ग्राफ होता है वो कैसे आता है? आपको बस ग्राफ लर्न करने हैं, लिमिटेशन बतानी है। अब ग्राफ तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है
सॉरी ग्राफ तो ये स्ट्रेट लाइन है, बट इट डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। उसने क्या कहा था ओमस्ला ने, ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड पास थ्रू द ओरिजिन, बट ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाई ये क्या होता है, अपने पास ओम्स लॉ को ये भी फॉलो नहीं। These are the limitations of Ohm's law। Ohm's law की ये क्या है, लिमिटेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी लिमिटेशंस हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, ना कंडक्टर ओबे कर रहे हैं ओम्स लॉ, ना अपने पास सेमी कंडक्टर ओबे कर रहे हैं, ना ही हमारे पास इंसुलेटर ओबे करेंगे, ना ही इलेक्ट्रोलाइट्स ओबे कर रहे हैं, कोई भी ओबे नहीं कर रहा है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर के दो तरह के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। एक कॉम्बिनेशन बनाया गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से, दूसरे का एंड थर्ड के स्टार्टिंग से। ऐसे आप कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं। और पैरेलल टाइप कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, जो अलग अलग बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो थ्री रेजिस्टेंस ये सीरीज के अंदर है, R1, R2, R3, और ये थ्री रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये पैरेलल के अंदर। देखिए जब हम दिवाली के टाइम पे डेकोरेशन के लिए जो हम लाइटिंग करते हैं, उसमें आप एक स्विच ऑन करते हैं और सारी एलईडी ऑन हो जाती हैं। वो किस टाइप का कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज या पैरेलल, वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्कूल्स वगैरह से में भी कभी कभी होता है कि हम एक स्विच ऑन करते हैं, दो फैन चलते हैं एक साथ। वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज वही वायर आगे चली जाती है, सेम वायर, तो करंट क्या जाता है, सेम चला जाता है। और जो हमारे मोस्टली घरों में होती है, घर के अंदर जो होती है फिटिंग, वो कैसी होती है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की होती है। एक स्विच पे एक फैन, एक स्विच पे अपना एक एलईडी, एक स्विच पे अलग अलग बल्ब, जो भी है अलग अलग ऑपरेटर्स जो भी करके हैं वो होते हैं। तो घर के अंदर जो फिटिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। और जो आपको बताया मैंने, एग्जांपल दिया, स्कूल्स वगैरह में कभी कभी एक स्विच पे दो फैन हो जाते हैं या दो लाइट हो जाती हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। दिवाली के टाइम डेकोरेशंस के लिए जो लाइटिंग करते हैं वो भी कैसी होती है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। यस, ओके। अब देखिए जैसे हम चले यहां से, तो एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस का पाथ सेम हो, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम चले वही पाथ है सेम, वो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां से चले, इसमें अलग अलग पाथ बन रहे हैं, पाथ अलग अलग बन जाए, इधर भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अलग अलग जब पाथ बन जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अलग अलग वे से समझते हैं, न्यूमेरिकल में इजी हो जाते हैं ये पॉइंट, दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे तो पता लगेगा। ठीक, अब देखिए,
अब करंट V इज इक्वल टू आई आर होता है, आर तो डिफरेंट है ही, बस अब चेक क्या करना है किसमें V डिफरेंट है और किसमें I डिफरेंट है, देखते हैं। कैपेसिटर्स के केस में हम सब कुछ करवा चुके हैं, हालांकि यहां से करंट आई गया, जो करंट इसमें से जाएगा वही करंट इसमें से जाएगा, वही करंट इसमें से जाएगा। बहुत बार बताया है कि करंट को जब प्रॉब्लम आए तो आप वाटर के साथ कंपेयर कर लीजिए। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, एक पाइप ऐसे आई वाटर की, दूसरी आगे लगा दी, क्या सारा पानी इस पाइप से चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, वही पानी जाएगा। कनेक्शन नहीं करते हम, जैसे जोड़ लगाना, ठीक है, तो वो कनेक्शन जब करते हैं तो वही पानी तो सारा आगे के आगे चला जाता है। फिर आगे थर्ड पाइप लगा दो, वही पानी सारा का सारा आगे चला जाता है। तो पानी कहीं डिवाइड नहीं हुआ, वही वाटर आगे से आगे चलता रहा। वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ही करंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, करंट की वैल्यू तीनों जगह पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। चलिए, ओके। अब आपको पता है बैटरी जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होती है, बैटरी जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होती है, उसका पोटेंशियल उतना ही होता है जितना बैटरी का होता है। जैसे यहाँ पे 20 होता है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? 20, ठीक है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या होता है? 20। ये 30 है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कितना होता है? 30। इलेक्ट्रोसिटी चैप्टर में हम ये सारी बातें बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, नाउ अब देखिए पोटेंशियल डिवाइड होगा। देखिए क्यों? आई सेम है, आर डिफरेंट है, R1 R2 R3, आर डिफरेंट है तो V भी क्या होगा? डिवाइड उसके अकॉर्डिंग होगा। जिसका R ज्यादा होगा वहां पे V ज्यादा ड्रॉप होगा, जहां पे R कम होगा वहां पे V कम ड्रॉप। क्लियर? ओके, देखिए कैसे, यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पे V2 हो गया, यहाँ पे V3 हो गया। सपोज करो R1 ग्रेटर है R2 से, फिर R3 से भी R2 ग्रेटर, तो यहाँ पे V1 ज्यादा ड्रॉप होगा। जैसे 20 है तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। बट रहेगा इन दो पॉइंटों के बीच में 20, वो चेंज नहीं हो सकता, वो 20 का 20 ही रहेगा। क्लियर? तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंट, ये ध्यान रखना है, पॉइंट काम आता ही आता है न्यूमेरिकल्स में भी और क्वेश्चंस में भी। क्या पॉइंट है? V डिफरेंट, करंट रिमेन सेम इन सीरीज। सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल वेरी एंड करंट रिमेन सेम, ओके। लेकिन पैरेलल के अंदर क्या है? रेजिस्टेंस तो अलग अलग ही हैं, ओके। तो यहां से हमारे पास करंट गया, यहां पे करंट, जैसे एक वाटर की पाइप आ रही है, एक पाइप आगे लगा दी, एक होल करके इधर लगा दी, एक होल करके इधर लगा दी, क्या वो वाटर तीनों में जाएगा या सिर्फ एक में जाएगा? तीनों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ वाटर इस साइड चला जाएगा, कुछ वाटर इस साइड चला जाएगा, कुछ वाटर इस साइड चला जाएगा। तीनों में वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तीनों में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तीनों में ही वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? पैरेलल। अब करंट किस तरफ ज्यादा जाएगा? करंट किस तरफ ज्यादा जाएगा? जिस तरफ R कम होगा। अगर R3 कम होगा तो करंट इधर ज्यादा जाएगा, अगर R2 ज्यादा होगा तो करंट इधर कम जाएगा। जिस तरफ R ज्यादा होगा करंट कम जाएगा, जिस तरफ R कम होगा करंट ज्यादा जाएगा। बट रहेगा इसके इक्वली I1 I2 I3। तो इसके अंदर जो करंट है वो क्या हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो पोटेंशियल यहाँ पे वो इन दो पॉइंटों के बीच में होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे पोटेंशियल वेरी कर रहा है, इसका ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है, इसका ये फॉर्मूला होगा, करंट डिवाइड हो रहा है। क्या पोटेंशियल भी चेंज होगा?
नहीं, पोटेंशियल सेम रहेगा। ऐसा क्यों? पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ऐसा क्यों? देखिए यहां से देखिए, ये इसके साथ कनेक्ट है ये पॉइंट, और ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट है। तो यहाँ का पोटेंशियल और इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ का है। ओके, यहाँ का देखिए, ये वाला पॉइंट इसके साथ और ये पॉइंट इसके साथ, यहाँ का पोटेंशियल और इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यहाँ का देखिए, इसके साथ इसके साथ, तो पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सबका V रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ठीक, तो देखिए V1 कितना होगा? यहाँ पे करंट कितना है? I, रेजिस्टेंस कितना है? R1, तो I R1, I R2, करंट I है तीनों में, तो I R2, I R3। क्लियर? टोटल करंट कितना गया यहाँ से? I, टोटल नेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसल आउट हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? कैपेसिटेंस में क्या आया था? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल में आया था C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे सीरीज में आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे चेक करते हैं क्या आता है। I1 कितना है? I क्या होता है? V/R। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है इन दो पॉइंटों पे? यही है V, और रेजिस्टेंस कितना है? R1, तो V/, में R1। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V, और रेजिस्टेंस कितना है? R2, तो V/, में R2, V/, में R3। टोटल पोटेंशियल V और रेजिस्टेंस, टोटल नेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। V कट गया, चाहे कॉमन लेकर काट दो, चाहे कैसे भी देखो, V कट गया दोनों साइड से। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो देखिए ये तो पैरेलल का, उसमें कैपेसिटर में सीरीज का था। कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखें किसका न्यूमेरिकल है, कैपेसिटर का है या रेजिस्टेंस का है। अगर तो कैपेसिटर का न्यूमेरिकल है तो सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाते थे 1/C वाला, और पैरेलल का था तो ये वाला। बट रेजिस्टेंस में अपोजिट हो चुका है। रेजिस्टेंस के केस में क्या हो गया? सीरीज में ये हो गया और पैरेलल में ये। क्लियर? तो चेंज हो चुके हैं फॉर्मूले, तो कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखिएगा। ओके, ये तो थे फॉर्मूले। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस होते, तीन नहीं दो होते, तो उसको लर्न करने का और कैलकुलेशन करने का थोड़ा फास्ट मेथड उसमें भी बताया था, इसमें भी देखिए जल्दी से क्या आता। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 क्या आ गया? एलसीएम R1 प्लस R2 1/R। मुझे निकालना है R, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो R क्या आ जाएगा? ये सिर्फ जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, सिर्फ दो, तीन नहीं, ओनली 2, तब लगाना है। लर्न कैसे करना है? मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। हो गया बस, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। क्लियर? अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, पावर का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर दो पॉइंट याद रखने इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में ऐड होता है, उसमें 1/, होता है 1/R1 प्लस 1/R, और दूसरी बात क्या रखनी है? सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट,
और पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट डिफरेंट। बस 2 पॉइंट याद रखने हैं इस टॉपिक के अभी तक। ओके, नाउ पावर का क्या रेशियो होगा, P1 P2 P3। ऐसे ही पैरेलल में भी देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है आई स्क्वायर आर, एक होता है वी स्क्वायर बाय आर। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, आई को वी बाय आर पुट कर देंगे तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो देखिए जी कौन सा लगेगा इसके अंदर, हमारे पास सीरीज के अंदर करंट सेम होता है तो सीरीज के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, P इज प्रोपोर्शनल टू R। ये सीरीज के लिए लगेगा। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है, ये नहीं लगा सकते, पैरेलल के लिए ये नहीं लगा सकते, पैरेलल के लिए कौन सा लगेगा, यही लगेगा। क्लियर? तो उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्योंकि जो चीज कांस्टेंट होती है उसी को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं ना। तो कांस्टेंट पैरेलल में ये है और सीरीज में आई है, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। क्लियर? नाउ तो क्या आ जाएगा, R1 R2 R3। क्लियर? इसमें क्या आ जाएगा, 1/R1 1/R2 1/R। लॉजिक ये कवर हो गया हमारे पास। क्लियर? तो ये पावर का केस हो गया हमारे पास, सीरीज का फॉर्मूला आ गया और कुछ पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो आप नोट्स के अंदर से देख लेंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से, ठीक है जी, एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। एक ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं पहले, लास्ट में इनफाइनाइट सीरीज का करेंगे। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। जल्दी से कमेंट कीजिए मैसेज से, क्या लग रहा है सीरीज में है या पैरेलल में है। R1 R2 R3 सीरीज में लग रहे हैं या पैरेलल में शो हो रहे हैं आपको, सीरीज और पैरेलल। तो देखिए बेटा जी बताते हैं, 2-3 स्टूडेंट्स का आंसर और रिप्लाई आ चुका है, चेक करते हैं क्या। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। अनिकेत इलेक्ट्रोसिटी कैपेसिटर्स की वीडियो देखी नहीं है शायद, नहीं तो एग्जैक्ट बताते। देखिए आप इस पॉइंट को देखिए, बैटरी के इसके साथ कनेक्ट है और इस पॉइंट को देखिए इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तभी अलग अलग मेथड बताए थे सीरीज पैरेलल का देखने के लिए, हालांकि बता भी चुके थे पहले। तो यहां का पोटेंशियल V होगा। अब इसको देखिए, इसको देखेंगे जब हम, ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट है और ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट है। क्लियर? तो इसका पोटेंशियल भी V होगा। आप सोच रहे होंगे सर इधर से क्यों गए, इधर से क्यों नहीं गए। इधर डिस्टेंस लगा, करंट का अपोज करता है, इधर से कुछ नहीं लगा, सीधा कंडक्टर है, डायरेक्ट करंट इधर से रास्ता प्रेफर करेगा ना कि इधर से। तो हम जिस तरफ रेजिस्टेंस नहीं होगा उधर से जाएंगे, बैटरी तरफ करंट उस रास्ते से चलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अपोज करता है। यस, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V हुआ। अब इसको देखते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को किसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ, और ये पॉइंट इसके साथ, तो इसका भी पोटेंशियल V तीनों का सेम, V तीनों का सेम। अगर V तीनों का सेम है तो किस केस में होता था V सेम, पैरेलल में, तो दीज आर द पैरेलल। आप डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, कैसे सोल्व कर देंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आपने सोल्व कर देना है इसको, वैल्यूज जो भी दी होगी आपके पास, आप कर लोगे कैलकुलेशन। तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
ये न्यूमेरिकल आपको सीरीज और पैरेलल का दोनों बोथ का कॉम्बिनेशन होगा, जिससे क्लियर होंगे सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखना है इस न्यूमेरिकल को। यस, ये जो बबल्स बनाई जाती हैं इसका मतलब है ये बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। इसका एक पॉइंट पॉजिटिव से, ये वाला पॉइंट निगेटिव। ठीक है जी। तो नेमिंग दे लेते हैं एक बार, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9। हमें क्या करना है, जब पैरेलल होते हैं तो पैरेलल के पाथ डिवाइड होते हैं, और जब पाथ डिवाइड होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए इस पॉइंट को, तो आप उस पाथ के अंदर भी एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, दूसरे पाथ के अंदर भी एक रेजिस्टेंस बनाएंगे और सोल्व कर देंगे। और जब पैरेलल वाला सोल्व हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक डिवीजन कट आउट हो जाती है, एक डिवीजन कट आउट हो जाती है। सोल्व करेंगे तो ज्यादा पता लगेगा। यस, तो यहां से चले, यस, यहां से पाथ डिवाइड हो गए, डिवीजन आ गई है, यहां से पाथ डिवाइड हो गए हैं। जब पाथ डिवाइड हो गए हैं तो दैट मींस इसके अंदर होंगे और जो इसके अंदर होंगे वो पैरेलल में होंगे। ये बात बताए। अब पैरेलल में होंगे, मैंने बताया इस पाथ के अंदर आप यहां से यहां खत्म होते हैं तो एक रेजिस्टेंस बनाओ पहले, फिर इस पाथ के अंदर यहां से यहां तक भी कितने रेजिस्टेंस बनाओ, एक। क्लियर, करते हैं सोल्व। पहले कोई मर्जी पाथ चूज कर लीजिए, इधर चलते हैं, इस साइड चलते हैं। ठीक है, ओके। पहले ऐसे गए, यहां पे आके फिर से पाथ डिवाइड हो गया, यहां पर आके फिर से पाथ डिवाइड हो गया। इसके अंदर अब इसके अंदर भी क्या होंगे, पैरेलल में होंगे आपस में। बट बताया दोनों पाथ में कितने कितने बनाओगे, 1 1। इधर 1 है, यहां से यहां खत्म होता है, इधर 1 है, इधर कितने हैं 2, तो इसमें पहले कितने बनाओगे, 1। क्या है, दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए। सीरीज में है तो दोनों फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट, R डैश इज इक्वल टू R5 प्लस R6, तो दोनों का सीरीज लगा दिया। जब हम सीरीज वाला सोल्व करेंगे तो एक बन गया, ये बन गया जी एक। साथ साथ डायग्राम को मॉडिफाई करते जाएंगे ताकि क्लियर होता रहे। ये बन गया, और ये क्या आ गया, आर डैश, आर डैश, ओके, आर डैश, यस। अब देखिए, अब ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों को सोल्व कर दीजिए। कैसे सोल्व होगा, 1 बाय आर डैश, 1 बाय आर डैश प्लस 1 बाय R7, R7 कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, जो वैल्यूज दी होंगी, तो यहां से R डबल डैश आ जाएगा। देखो पैरेलल वाला जब भी सोल्व करते हैं तो क्या होता है, डिवीजन कट आउट होती है, ये टूट गई डिवीजन। अब यहाँ पे कितना आ गया, R डबल डैश आ गया, R डबल डैश। अब ये और दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो इसमें एक बन जाएगा, ये सीरीज में है दोनों, तो R ट्रिपल डैश किसके इक्वल आ गया, R2 प्लस R डबल डैश। तो इसमें सीरीज सोल्व करते तो कितने बन जाते हैं, एक बन जाते हैं, R ट्रिपल डैश बन गया। सीरीज के लिए सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल के लिए पैरेलल का फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे, R ट्रिपल डैश। नाउ अब चलते हैं इस केस में, इधर आइए, यहां से पाथ डिवाइड हो गए, इसमें एक बनाओ, इसमें एक बनाओ, दोनों ऑलरेडी 1 है, तो ये दोनों पैरेलल, सोल्व कर दीजिए। पैरेलल R4 कितना आ गया हमारे पास, 4 डैश आ गया, कितना आ गया हमारे पास, 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। तो ये भी आपका सोल्व हो गया, कैलकुलेशन कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो डिवीजन खत्म हो जाएगी, और ये बन गया हमारे पास। अब ये दोनों सीरीज में, सीरीज के लिए आप क्या कर दोगे, ये दोनों को ऐड कर दोगे। जब ऐड करोगे तो एक बन जाएगा हमारे पास ये।
अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल वाला सोल्व कर दीजिए। अब जब ये पैरेलल सोल्व हो जाएगा तो ये डिवीजन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और रह क्या गया हमारे पास, यस। अब ये तीनों सीरीज में सोल्व हो गया न्यूमेरिकल, तीनों भी